बाजार में जब अचानक कोई बड़ा क्रैश आता है ना, तो आम निवेशक बुरी तरह घबरा जाता है। मतलब पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखने लगता है। हाँ, और नींद उड़ जाती है लोगों की। बिल्कुल। लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे वक्त में भी आराम से सोते हैं, हाँ, क्योंकि उनका रिस्क पहले से ही लॉक होता है। एग्जैक्टली और आज हम यही डिकोड कर रहे हैं कि इक्विटी डेरिवेटिव्स का असली मकसद सिर्फ सट्टा लगाना या स्पेकुलेशन नहीं है। सही कहा। असली मकसद रिस्क को मास्टर करना है। तो आज का ये जो गहराई से विश्लेषण है, ये खास तौर पर NISM एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए है। हाँ, स्पेसिफिकली चैप्टर 5 जिसका टाइटल है मास्टरिंग इक्विटी डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज, हेजिंग एंड आर्बिट्राज। राइट। इस टेक्निकल डिस्कशन को शुरू करते हैं स्लाइड 1 और 2 से। सबसे पहले डेरिवेटिव्स के बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे देखा जाए। देखिए, डेरिवेटिव्स मार्केट को समझना सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन का खेल है। अगर हम इक्विटी डेरिवेटिव्स के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इसके दो मुख्य ब्रांचेस हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। अच्छा, तो इन दोनों में क्या क्या आता है। फ्यूचर्स के अंदर आमतौर पर हेजिंग, स्पेकुलेशन और आर्बिट्राज जैसी स्ट्रैटेजीज आती हैं, और दूसरी तरफ ऑप्शंस की दुनिया थोड़ी और डिटेल्ड है। मतलब उसमें और कैटेगरीज है। बिल्कुल, वहाँ डायरेक्शनल स्प्रेड्स, वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग, इनकम एंड इंश्योरेंस और मल्टी लेग रिस्क स्कल्प्टिंग का इस्तेमाल होता है। देखने में दोनों ही डेरिवेटिव्स हैं, पर इनके रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग होते हैं। एक छोटी सी कंफ्यूजन है मुझे यहाँ पर। मतलब दोनों डेरिवेटिव्स हैं, दोनों फ्यूचर की प्राइस पर डिपेंड करते हैं, तो इनमें बुनियादी फर्क क्या हुआ। अच्छा सवाल है। थ्योरी में तो अक्सर पढ़ने को मिलता है कि फ्यूचर्स लीनियर हैं और ऑप्शंस नॉन लीनियर। तो इस लीनियर और नॉन लीनियर का आम भाषा में क्या मतलब है। बहुत ही बेसिक फर्क है। फ्यूचर्स एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ अंडरलाइंग एसेट के प्राइस मूवमेंट के साथ डायरेक्ट 1.1 एक्सपोजर मिलता है। डायरेक्ट एक्सपोजर, यानी जैसे कैश मार्केट में होता है। एग्जैक्टली। अगर स्टॉक का प्राइस 10 रुपए ऊपर गया तो फ्यूचर्स में प्रॉफिट ठीक 10 रुपए होगा, और अगर 10 रुपए नीचे गया तो लॉस भी एग्जैक्टली 10 रुपीज होगा, एक सीधी लाइन की तरह। सही पकड़ा। लेकिन ऑप्शंस नॉन लीनियर होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बनाने की आज़ादी देते हैं ट्रेडर को। आजादी कैसे। मतलब रिस्क को कंट्रोल करने के मामले में। हाँ, यहाँ लॉस को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कैप किया जा सकता है, जबकि प्रॉफिट का कर्व अलग हिसाब से बेंड किया जा सकता है। समझ गई। तो लीनियर मतलब डायरेक्ट एक्शन रिएक्शन, और नॉन लीनियर मतलब एक फ्लेक्सिबल कर्व जहां रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले उस लीनियर वाले पार्ट पर फोकस करते हैं, यानी फ्यूचर्स पर। स्लाइड 3 के हिसाब से हेजिंग सबसे पहला टॉपिक है। हाँ, और इसमें एक सिनेरियो बनता है लॉन्ग हेज का। राइट। तो एक सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेडर को आगे चलकर 1500 शेयर्स खरीदने हैं। आज का स्पॉट प्राइस 455 है और जून फ्यूचर्स का प्राइस 457.30 चल रहा है। उसने एक एक्शन लिया, एक फ्यूचर्स लॉट लॉन्ग कर लिया। अब यहाँ मैथ थोड़ा ट्रिकी होता है, ध्यान से सुनिए। हाँ, अगर स्पॉट प्राइस गिरकर 390 हो जाता है तो फ्यूचर्स पर उसको -1950 का लॉस होता है। करेक्ट। पर दूसरी तरफ कैश मार्केट में वही शेयर्स खरीदने पर अब 5,85,000 का सस्ता रेट मिलता है। दोनों को बैलेंस करने पर जो नेट इफेक्टिव प्राइस निकलता है वो 457.30 पर शेयर ही रहता है। एग्जैक्टली। उसने अपना बाइंग प्राइस लॉक कर लिया। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे इंडियन शादियों के लिए लोग महीनों पहले से गोल्ड बुक कर लेते हैं, ताकि आगे चलकर अगर सोने का भाव बढ़ भी जाए तो बजट ना बिगड़े। ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक बैठती है। उस परिवार ने प्राइस लॉक कर लिया ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए। इसी को लॉन्ग हेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ आगे होने वाली परचेज को महंगा होने से बचाया जा रहा है। तो इसका ठीक उल्टा भी तो होता होगा। बिल्कुल। अब इसका ठीक उल्टा सिनेरियो देखते हैं, शॉर्ट हेज। ये किसी फ्यूचर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को आगे चलकर 1200 शेयर्स बेचने हैं। ओके। स्पॉट प्राइस अभी 1690 है और जुलाई फ्यूचर्स 1706 पर ट्रेड कर रहा है। यहां एक्शन ये होगा कि 2 फ्यूचर्स लॉट्स शॉर्ट कर दिए जाएं। मतलब एडवांस में बेच दिए। हाँ, अब अगर मार्केट अचानक क्रैश कर जाए और स्पॉट प्राइस गिरकर 1440 पर आ जाए तो कैश मार्केट में उस इन्वेस्टर की रेवेन्यू 17,28,000 कम हो जाएगी। आउच, वो तो बड़ा नुकसान है। लेकिन क्योंकि उसने फ्यूचर्स में शॉर्ट किया था,
वहां उसको 3,19,200 का गेन हो जाएगा। इन दोनों को मिला दें तो नेट इफेक्टिव सेल 106 पर शेयर पर लॉक हो जाएगी। वाओ, तो मार्केट गिरे या उठे, रिस्क बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया। एग्जैक्टली। पर एक डाउट है मुझे यहाँ पर। एक सिंगल स्टॉक को बचाना तो ठीक है, लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन या बड़े निवेशक के पास 50 अलग-अलग स्टॉक्स का पूरा पोर्टफोलियो हो, तो क्या वो 50 अलग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने बैठेगा? नहीं नहीं, वो तो बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ इंडेक्स फ्यूचर्स का क्या रोल होता है और ये कैलकुलेशन कैसे काम करती है? वहां इंडिविजुअल स्टॉक्स के बजाय पोर्टफोलियो इंडेक्स हेजिंग का इस्तेमाल होता है। इंडेक्स फ्यूचर्स का यूज करके पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क एक साथ मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, पर वो मैच कैसे करेंगे? उसके लिए पहले बीटा समझना पड़ेगा। बीटा का मतलब है कि मार्केट के मुकाबले एक पोर्टफोलियो कितना ज्यादा या कम उछलता है। जैसे अगर निफ्टी 1% गिरता है और किसी का पोर्टफोलियो 1.3% गिरता है, तो पोर्टफोलियो का बेटा 1.3 हुआ। बिल्कुल सही। अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। पोर्टफोलियो वैल्यू को उसके बेटा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसे इंडेक्स लेवल और लॉट साइज के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देते हैं, राइट? एग्जैक्टली। चलिए इसको नंबर्स में डालते हैं कैंडिडेट्स के लिए। मान लीजिए पोर्टफोलियो की वैल्यू 9 लाख है और उसका बीटा 1.3 है। इंडेक्स लेवल 17,700 पर चल रहा है और लॉट साइज 50 है। तो कैलकुलेशन होगी 9 lakhs multiplied by 1.3 divided by the product of 17,750, जो कि निकल कर आता है 1.32 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब अपने पोर्टफोलियो के पूरे रिस्क को हेज करने के लिए लगभग 1.32 इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट करने होंगे। समझ गई। तो इस तरह से पूरी मार्केट की वॉलेटिलिटी से एक ही झटके में बचा जा सकता है। हाँ। अब स्लाइड 4 के हिसाब से फ्यूचर्स के दूसरे यूज केस पर चलते हैं, आर्बिट्राज। अगर उसको थोड़ा आम भाषा में सोचें तो क्या ये वैसा ही है जैसे कोई थोक यानी होलसेल की सब्जी मंडी से सस्ते में आलू प्याज खरीदकर हाँ तुरंत लोकल कॉलोनी की मार्केट में थोड़े महंगे दाम पर बेच दे। खरीदते ही प्रॉफिट गारंटीड है क्योंकि बायर और सेलर दोनों रेडी हैं और प्राइस का डिफरेंस क्लियर है। कैपिटल मार्केट्स में ये गारंटीड प्रॉफिट कैसे मिलता है? कॉन्सेप्ट तो वही सब्जी मंडी वाला ही है, बस एग्जीक्यूशन थोड़ा टेक्निकल है यहाँ। पहला सिनेरियो होता है कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। ये कब होता है? ये तब बनता है जब फ्यूचर्स ओवर वैल्यूड होते हैं। और यहाँ एक नया टर्म आता है, कॉस्ट ऑफ कैरी। ये कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है? इसका बेसिक मतलब यह है कि अगर किसी ने स्पॉट मार्केट में एसेट खरीदने के लिए कैपिटल उधार लिया है ना, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कॉस्ट ऑफ कैरी है। कंडीशन यह है कि फ्यूचर्स की प्राइस स्पॉट और कॉस्ट ऑफ कैरी के सम से ज्यादा होनी चाहिए। एक डेटा सेट के साथ समझाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। श्योर। मान लीजिए स्पॉट प्राइस 1500 है, फ्यूचर्स 1550 हैं और कॉस्ट ऑफ कैरी 9% पर एनम है 1 मंथ के लिए। ओके। अगर हम 1500 पर 9% का एक महीने का इंटरेस्ट निकालें तो वो 11.25 आता है। मतलब मैथमेटिकली फेयर फ्यूचर प्राइस 1511.25 होना चाहिए। लेकिन आपने कहा मार्केट में फ्यूचर 1550 पर ट्रेड हो रहा है, मतलब महंगा है। तो यहाँ आर्बिट्राजर का एक्शन क्या होगा इस मिसप्राइसिंग का फायदा उठाने के लिए? एग्जीक्यूशन बड़ा सीधा है। 1500 पर स्पॉट में बाय करना है और तुरंत 1550 पर फ्यूचर्स सेल कर देना है। एक्सपायरी आने पर जो आर्बिट्राज प्रॉफिट होगा वो फ्यूचर्स प्राइस माइनस फेयर फ्यूचर प्राइस होगा। यानी 1550 में से 1511.25 हटा दीजिए, सीधा 38.75 का रिस्क फ्री प्रॉफिट निकल आया। एग्जैक्टली, बिना किसी रिस्क के। रुकिए एक सेकेंड, ये तो तब हुआ जब फ्यूचर्स महंगा था। इसका उल्टा सिनारियो भी तो हो सकता है जहां फ्यूचर्स सस्ता हो, जिसे हमारे प्रेजेंटेशन में रिवर्स कैश एंड कैरी कहा गया है। हाँ बिल्कुल होता है। पर एक मिनट, अगर फ्यूचर्स अंडरवैल्यूड है और सस्ता मिल रहा है तो कोई भी ट्रेडर उसको सीधा खरीद कर छोड़ क्यों नहीं देता? उसको आर्बिट्राज बनाने के लिए इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से स्पॉट मार्केट में बेचने का क्या लॉजिक है? ये बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। अगर सिर्फ फ्यूचर खरीद कर छोड़ दिया तो वो स्पेक्यूलेशन बन जाएगा। अगर मार्केट गिर गया तो सीधा नुकसान हो जाएगा। ओह अच्छा। आर्बिट्राज का मकसद ही है रिस्क फ्री प्रॉफिट लॉक करना, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। डेटा से देखते हैं इसको। स्पॉट 100 है, फ्यूचर्स 90 है और 3 मंथ्स का रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 5% है। यहाँ फेयर फ्यूचर 101.25 होना चाहिए, पर मिल 90 में रहा है। तो सस्ता मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ रिस्क फ्री प्रॉफिट लॉक करने के लिए ट्रेडर स्पॉट मार्केट में शेयर 100 पर सेल करेगा और तुरंत फ्यूचर को 90 पर बाय करेगा। और जो स्पॉट बेचने से 100 रुपए कैश मिले उसका क्या? उसे 5% इंटरेस्ट वाले किसी रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देगा।
एक्सपायरी पर जब कैलकुलेशन सेट होगी तो गारंटी के साथ 11.25 का प्रॉफिट मिलेगा, चाहे स्टॉक कितना भी ऊपर या नीचे जाए। इस सर्टेनिटी को ही आर्बिट्राज कहते हैं। ब्रिलियंट। इस तरह के गारंटेड मैथ्स को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी तरह एक कैलेंडर स्प्रेड भी होता है। ये अलग अलग एक्सपायरी मंथ्स के बीच की मिस प्राइसिंग है। जैसे जून और जुलाई के एक्सपायरी के बीच का फर्क। बिल्कुल, जैसे जून का नियर मंथ फ्यूचर 2245 में खरीदा और जुलाई का फार मंथ फ्यूचर 2250 में बेच दिया। इनिशियल स्प्रेड 5 का है। इसमें रिस्क लिमिटेड होता है और ट्रेडर इस बात पर बेट लगाता है कि आगे चलकर ये स्प्रेड बढ़ेगा या घटेगा। समझ गई। फ्यूचर्स के मैथमेटिक्स तो अब एकदम क्लियर हो गई। अब स्लाइड 5 के साथ उस नॉन लीनियर दुनिया में कदम रखते हैं, ऑप्शंस। हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। जब भी डायरेक्शनल स्प्रेड्स की बात आती है, एक सवाल हमेशा उठता है मेरे दिमाग में। अगर किसी का व्यू मार्केट पर एकदम क्लियर है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो वो सीधे एक नेकेड या सिंपल कॉल ऑप्शन क्यों नहीं खरीद लेता? ये स्प्रेड्स बनाने की, यानी एक बाय और एक सेल एक साथ करने की क्या जरूरत आती है? क्योंकि नेकेड ऑप्शंस खरीदने में एक बहुत बड़ा दुश्मन छुपा होता है, जिसे टाइम डीके या थीटा कहते हैं। टाइम डीके। हाँ, ऑप्शन का प्रीमियम ना बर्फ की तरह होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है, वो बर्फ पिघलने लगती है, भले मार्केट वहीं का वहीं खड़ा रहे। नेकेड ऑप्शन में प्रीमियम पूरा देना पड़ता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। स्प्रेड्स इस कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम कर देते हैं और टाइम डीके के असर को बैलेंस करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए बुल कॉल स्प्रेड को लेते हैं, जो एक नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है। नेट डेबिट मतलब शुरुआत में जेब से थोड़ा पैसा देना पड़ता है। करेक्ट। मान लीजिए किसी का व्यू मार्केट पर बुलिश है, तो पहले वो 17,500 का कॉल लॉन्ग करता है, जिसके लिए 185 प्रीमियम पे किया। ठीक है। उसी वक्त थोड़ा ऊपर का यानी 17,800 का कॉल शॉर्ट कर देता है, जिससे 61 रिसीव हो जाते हैं उसको। अच्छा, तो जेब से 185 गए और तुरंत 61 वापस आ गए। इसका मतलब नेट कॉस्ट सिर्फ 124 रह गई। कॉस्ट तो सीधा कम हो गए। सही पकड़ा। इस स्ट्रैटेजी में मैक्स रिस्क यही 124 है। मार्केट चाहे जीरो हो जाए, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। और मैक्स रिवॉर्ड? वो स्ट्राइक का डिफरेंस जो यहाँ 300 है माइनस नेट प्रीमियम जो 124 है होगा, यानी 176। ब्रेक इवन पॉइंट 17,624 पर आता है। और अगर किसी का व्यू बेरिश हो, मतलब मार्केट गिरने का अनुमान हो, तो बेयर पुट स्प्रेड बनाया जाएगा। यहाँ एक्शन उल्टा होगा। 17,500 का पुट लॉन्ग किया, जिसके लिए 125 पे किया, और रिस्क कम करने के लिए 17,000 का पुट शॉर्ट कर दिया, जिससे 34 रिसीव हुए। तो नेट कॉस्ट यानी नेट डेबिट हो गया सिर्फ 91। परफेक्ट कैलकुलेशन। इस स्ट्रैटेजी में मैक्स रिवॉर्ड होगा 409 और ब्रेक इवन आएगा 17,409 पर। इन दोनों स्ट्रैटेजीज की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इनमें रिस्क हमेशा कैप्ड रहता है। रात को नींद उड़ने का डर नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट ही तो ऑप्शंस का असली मकसद है। डायरेक्शनल व्यूज तो हो गए, पर स्लाइड 6 देखें तो मार्केट में एक और बड़ा फैक्टर होता है, वॉलेटिलिटी। हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी को ट्रेड करना एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। वॉलेटिलिटी पर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो सोचते हैं। मान लीजिए देश में इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं। हर निवेशक को पता है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूव आएगा, आता ही है। पर मसला ये है कि किस दिशा में आएगा, ऊपर या नीचे, ये किसी को नहीं पता। ऐसे अनिश्चित माहौल में कौन सी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी काम आती है? जब डायरेक्शन नहीं पता पर मूवमेंट की गारंटी हो, तब सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है लॉन्ग स्ट्रैडल। ये प्योर वॉलेटिलिटी का खेल है। इसमें ट्रेडर सेम स्ट्राइक प्राइस का एटीएम यानी एट द मनी कॉल और एटीएम पुट दोनों एक साथ बाय करता है। जैसे मान लीजिए स्ट्राइक 6,000 है। हाँ, एट द मनी मतलब जो स्पॉट प्राइस के बिल्कुल पास हो। इसका फायदा यह है कि मूवमेंट जल्दी कैप्चर होती है, पर इसका कॉस्ट या रिस्क काफी हाई होता है। कॉल का 257 और पुट का 136। तो टोटल मैक्स लॉस हो गया इन दोनों का सम, यानी 393। करेक्ट। ब्रेक इवन्स निकालेंगे तो ऊपर की तरफ 6393 और नीचे 5607 बनेंगे। इनसाइड ये है कि इस स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट में आने के लिए मार्केट का बहुत एग्रेसिव मूवमेंट जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट हाई है। लेकिन ये प्रीमियम तो काफी महंगा लग रहा है किसी छोटे ट्रेडर के लिए। अगर प्रीमियम सस्ता चाहिए तो एक और स्ट्रैटेजी होती है प्रेजेंटेशन में, लॉन्ग स्ट्रैंगल। हाँ, स्ट्रैंगल का ऑप्शन भी है। इसमें ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस यूज होते हैं, जो स्ट्राइक्स अभी मार्केट प्राइस से काफी दूर हैं, जैसे बाय 6200 कॉल और बाय 6000 पुट।
इसका कॉस्ट डेफिनेटली लोअर है, कॉल का 145 और पुट का 140, तो टोटल मैक्स लॉस 285 हुआ। अगर ये इतना सस्ता है तो हर कोई यही क्यों नहीं करता? सस्ता तो है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। इसमें एक डेड जोन होता है। इस केस में वो डेड जोन 5715 से 6485 के बीच है। ओ, काफी बड़ी रेंज है ये। हाँ, और अगर मार्केट भारी उथल-पुथल के बाद भी आखिर में इस रेंज के बीच में ही बंद हो गया, तो ट्रेडर का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। इसलिए सिर्फ सस्ता देखकर स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। इसमें प्राइस का स्विंग स्ट्रैडल के मुकाबले और भी ज्यादा बड़ा चाहिए होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अब स्लाइड 7 पर आते हैं, जहां ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जहां फोकस इनकम और इंश्योरेंस पर होता है। पहला कॉन्सेप्ट है कवर्ड कॉल, जिसे यील्ड जनरेशन भी कहते हैं। यस, इसको एक प्रॉपर्टी वाली एनालॉजी से देखते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और उसको रेंट पर देकर हर महीने एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर रहा है। एसेट तो उसके पास है ही, पर उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल रहा है। मार्केट में इसका प्रोफाइल कैसा दिखेगा? मार्केट में देखें तो एक इन्वेस्टर के पास लॉन्ग स्टॉक है 1590 पर, और वो साथ में 1600 का कॉल शॉर्ट कर देता है 10 रुपए पर। उसको वो 10 रुपए का प्रीमियम मिल गया उस रेंट की तरह। लेकिन इसमें कैच भी तो है ना, अगर स्टॉक बहुत तेजी से 1600 के ऊपर भाग गया तो उस इन्वेस्टर का अपसाइड प्रॉफिट सिर्फ 20 रुपए पर ही कैप हो जाएगा। उसके आगे का फायदा उसको नहीं मिलेगा। और डाउन साइड में अगर एसेट क्रैश हो गया तो सब्सटैंशियल रिस्क झेलना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक तो अभी भी उसके पोर्टफोलियो में ही है। बिल्कुल। अब इसी का काउंटर कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रोटेक्टिव पुट, जिसे पोर्टफोलियो इंश्योरेंस कहते हैं। ये कैसा है? जैसे किसी ने नई महंगी कार खरीदी और एक्सीडेंट से बचाने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरा। हाँ, सही एनालॉजी है। प्रोफाइल देखिए इसका। लॉन्ग स्टॉक है 1600 पर और साथ में लॉन्ग 1600 पुट किया 20 रुपए देकर। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अपसाइड पोटेंशियल बिल्कुल अनलिमिटेड रहता है। स्टॉक कितना भी ऊपर जाए प्रॉफिट इन्वेस्टर का, और डाउनसाइड लॉस स्ट्रिक्टली 20 रुपए जो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उस पर कैप हो जाता है। ये रेंट वाली स्ट्रैटेजी यानी कवर्ड कॉल और इंश्योरेंस वाली स्ट्रैटेजी यानी प्रोटेक्टिव पुट दोनों अपने आप में बहुत यूजफुल हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, पूछिए। क्या कोई ऐसा तरीका है कि इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए ताकि थोड़ा रेंट भी आए और इंश्योरेंस भी मिल जाए? 100%। और इस कॉम्बिनेशन को डेरिवेटिव्स की दुनिया में द कॉलर स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये मल्टी लेग रिस्क स्कल्पिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है जो स्लाइड 8 पर दिया है। द कॉलर स्ट्रैटेजी का मैथ कैसा दिखता है? कवर्ड कॉल प्लस लॉन्ग ओटीएम पुट। सही कहा। कॉम्पोजिशन को कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए, लॉन्ग स्टॉक 1590 पर प्लस शॉर्ट 1600 कॉल जहां 10 रुपए मिले रेंट के तौर पर, और प्लस लॉन्ग 1580 पुट जहां 7 रुपए दिए इंश्योरेंस के लिए। तो नेट कॉस्ट जेब से कितनी गई? सिर्फ 3 रुपए। एग्जैक्टली। आउटकम ये निकला कि इस स्ट्रक्चर ने एक बाउंडेड चैनल या पाइपलाइन बना दी। इस चैनल में मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट दोनों स्ट्रिक्ट 13 रुपीस पर कैप्ड हो गए। एकदम बैलेंस्ड और कंट्रोल रिस्क बन गया ये हुई ना बात। पर रिस्क स्कल्पिंग में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टूल हमेशा कैंडिडेट्स को परेशान करता है, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। द बटरफ्लाई। इसमें बोला जाता है कि पीक प्रॉफिट सिर्फ एक एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पर मिलता है। ये मेरा थोड़ा ऊपर से निकल जाता है। इसमें एक साथ इतने सारे लेग्स या अलग अलग ट्रेड्स क्यों होते हैं और इसका आकार कैसा बनता है? मैं समझाता हूं। बटरफ्लाई स्प्रेड वाकई में एक बहुत प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसका पे ऑफ चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक पहाड़ी की चोटी जैसा दिखता है। मैकेनिक्स देखिए इसके। इसमें 3 स्ट्राइक्स इन्वॉल्व होती हैं। ओके, 3 स्ट्राइक्स। पहले एक लो स्ट्राइक लॉन्ग करते हैं, जैसे लॉन्ग 6000 कॉल जिसके लिए 30 रुपए पे किए। फिर 2 मिडिल स्ट्राइक शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट 2 टाइम्स 6100 कॉल्स जिससे 300 रुपए मिले क्योंकि 150 into 2। और आखिर में प्रोटेक्शन के लिए एक हाई स्ट्राइक लॉन्ग करते हैं, लॉन्ग 6200 कॉल जिसमें 100 रुपए पे किए। तो नेट प्रीमियम निकालते हैं। 230 पे किया, -300 रिसीव किया, प्लस 100 पे किया, मतलब 30 रुपए। ट्रेडर का डिफाइंड मैक्सिमम रिस्क एग्जैक्टली 30 रुपीज है। और सबसे मजेदार बात, पीक प्रॉफिट जो इस केस में 70 रुपए है, वो सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब एक्सपायरी वाले दिन
स्टॉक एग्जैक्टली 6100 रुपए पर बंद होगा, क्योंकि वही उस पहाड़ी की चोटी है। अगर स्टॉक उससे आगे निकला या पीछे रह गया तो प्रॉफिट कम होने लगेगा। बिल्कुल। ये स्ट्रेटेजी हम तब लगाते हैं जब ट्रेडर को एग्जैक्ट पिन पॉइंट टारगेट पता हो। कमाल का लॉजिक है। अब स्लाइड 9 और 10 पर चलते हैं। ऑप्शंस के कोर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जहां से सारे फॉर्मूलाज निकलते हैं, पुट कॉल पैरिटी और डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट। ये पूरे चैप्टर का सबसे टेक्निकल हिस्सा है। मैं इसको थोड़ा सिंपल बनाती हूँ। पुट कॉल पैरिटी को एक पुराने जमाने के तराजू यानी वेइंग स्केल की तरह सोचें। एक पलड़े में कॉल ऑप्शन और दूसरे में पुट ऑप्शन और स्टॉक का ब्लेंड। अगर तराजू का एक पलड़ा थोड़ा सा भी भारी या सस्ता हुआ तो आर्बिट्राजर तुरंत आके वहां से अपना प्रॉफिट निकालते हैं और तराजू को वापस बैलेंस कर देते हैं। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। इसका बेसिक इक्वेशन है C प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस RT इक्वल्स P प्लस S। ये तराजू वाली एनालॉजी मार्केट के माइक्रो स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली समझाती है। चलिए इस पैरिटी पर एक आर्बिट्राज कैलकुलेशन देखते हैं, जो NISM एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशियल है। हाँ, डेटा के साथ समझते हैं। डेटा इनपुट देखिए, स्पॉट चल रहा है 1251 पर, 1240 का कॉल मिल रहा है 4750 पर, रिस्क फ्री रेट 8% है और एक्सपायरी में 1 महीना बचा है। जब तराजू वाले इक्वेशन में ये फिगर्स डालते हैं ना, तो थ्योरेटिकल फेयर पुट 28.26 होना चाहिए, पर मार्केट की रियलिटी ये है कि ट्रेडेड पुट 23.15 पर सस्ता मिल रहा है। आहा, तो वेइंग स्केल हिल गया। पुट अंडरप्राइज्ड है यहाँ। अब कोई स्मार्ट आर्बिट्रेजर इस गड़बड़ी का फायदा कैसे उठाएगा? नियम बड़ा सीधा है, जो सस्ता है उसे खरीदो, जो महंगा है उसे बेचो। ट्रेडर सस्ते पुट को बाय करेगा 23.15 पर, साथ ही स्टॉक को बाय करेगा 1251 पर और महंगे कॉल को शॉर्ट कर देगा 47.50 पर। और उसको कितना प्रॉफिट होगा? जब वो एक्सपायरी पर सारी कैलकुलेशन सेट करेगा तो उसको एग्जैक्ट 5.14 का रिस्क फ्री आर्बिट्राज प्रॉफिट मिलेगा। और सुनिए, मार्केट में ऐसे हजारों लोग जब ये सेम ट्रेड करेंगे तो डिमांड सप्लाई से तराजू वापस अपने आप बराबर हो जाएगा। मार्केट फोर्सेस एट वर्क। अब यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट का एक और कॉन्सेप्ट आता है, जिसे डेल्टा हेजिंग कहते हैं। डेल्टा बेसिकली ये बताता है कि अगर स्टॉक 1 रुपए हिलेगा तो ऑप्शन का प्राइस कितना हिलेगा। एग्जैक्टली। डेल्टा हेजिंग को समझने के लिए सोचे कि कोई हाईवे पर बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा है। वो स्टीयरिंग को एक जगह लॉक करके नहीं छोड़ सकता। रास्ते और हवा के हिसाब से लगातार माइक्रो एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं गाड़ी को सीधी रखने के लिए। सही बात है। ऑप्शंस पोर्टफोलियो में भी यही होता है। पोर्टफोलियो का डेल्टा हमेशा 0 या डेल्टा न्यूट्रल रखना पड़ता है। गाड़ी को लाइन में रखना जरूरी है। इसको नंबर से समझना ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए किसी ट्रेडर की प्रॉब्लम ये है कि उसने 10 ATM कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिए हैं जिनका लॉट साइज 50 है। ATM कॉल का डेल्टा यूजुअली 0.50 होता है। डेल्टा नेगेटिव होगा, -0.50 इंटू 10 इंटू 50 यानी -250। इसका मतलब पोर्टफोलियो में एक डायरेक्शनल बायस है। अभी अगर स्टॉक ऊपर गया तो उसे भारी नुकसान होगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? गाड़ी सीधी कैसे होगी? न्यूट्रलाइजेशन करके। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स का डेल्टा हमेशा फिक्स्ड होता है +1.0 पर। तो उसे एक्शन लेना होगा, गो लॉन्ग 5 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फ्यूचर्स का डेल्टा कैलकुलेट करें, +1.0 इंटू 5 इंटू 50 यानी +250। समझ आ गया। अब पोर्टफोलियो में पहले का -250 और नए +250 मिलकर नेट पोर्टफोलियो डेल्टा 0 हो गया। गाड़ी सीधी हो गई। लेकिन याद रहे, जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ेगा ऑप्शन का डेल्टा भी बदलेगा। तो ट्रेडर को बार बार स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, यानी और फ्यूचर्स बाय या सेल करके लगातार उसको 0 पर लाना पड़ेगा। इसी को डायनामिक हेजिंग कहते हैं। ये काफी एक्टिव काम है। अब हम स्लाइड 11 और 12 पर एंटर करते हैं एडवांस्ड एनालिटिक्स की दुनिया में। यहाँ फ्यूटेक, OI, ट्रेंड मैट्रिक्स और PCR जैसे टॉपिक्स हैं। पहला पॉइंट ही बहुत टेक्निकल है। सेबी ने ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट यानी OI का मेजरमेंट मेथड अचानक बदल क्यों दिया? नया फ्यूटेक OI क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये मार्केट ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। देखिए, पुराना तरीका जिसे नोशनल OI कहते थे वो थोड़ा मिसलीडिंग था। अगर किसी के पास लॉन्ग 500 कॉल्स हैं, भले ही वो डीप आउट ऑफ द मनी हो जिनका डेल्टा 0 के करीब हो, उनका OI सीधा 500 काउंट होता था, जिससे मार्केट में एक नकली इन्फ्लेशन या आर्टिफिशियली हाई रिस्क दिखता था। राइट? बिल्कुल। नया मेथड है फ्यूटेक OI
यानी नेट डेल्टा एडजस्टेड पोजीशंस। इसमें ऑप्शन के डेल्टा को मल्टीप्लाई किया जाता है पोजीशन से। अगर किसी के पास लॉन्ग 500 कॉल्स हैं जिसका डेल्टा 0.5 है, तो एक्चुअल ओआई कैलकुलेशन होगी 500 इंटू 0.5 यानी 250। इसका मार्केट इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सैंपल पोर्टफोलियोज में मार्केट वाइड ओआई 2800 से ड्रॉप होकर सिर्फ 900 पर आ गया। फ्यूटेक ओआई सिर्फ उतना ही रिस्क दिखाता है जितना सच में डायरेक्शनल एक्सपोजर रखता है। ये जरूर जेन्युइन डायरेक्शनल रिस्क को बेहतर दिखाता है। अब मार्केट एनालिटिक्स में एक और सिंपल टूल है जिसे 2x2 ट्रेंड मैट्रिक्स कहते हैं। इसको याद रखने का लॉजिक बहुत क्लियर है, मैं रिवाइज करवाती हूँ। हाँ, बताइए। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और उसके साथ ओआई यानी नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये बुलिश है, जिसे लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। अगर प्राइस नीचे आ रहा है और ओआईडी गिर रहा है, इसका मतलब बुल्स डर कर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। और अगर प्राइस गिर रहा है पर ओआई लगातार बढ़ रहा है, तो ये पक्का बेरिश सिग्नल है, जिसे शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं। बिल्कुल ठीक समराइजेशन है आपका। इसके साथ एक आखिरी एनालिटिकल टूल आता है स्लाइड 12 पर, पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर गेज। इसका मैथमेटिक्स बहुत बेसिक है, पुट का टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल का टोटल वॉल्यूम। लेकिन इसमें सबसे जरूरी इंसाइट क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि पीसीआर एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है और ये हमेशा ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, ना कि रिटेल बायर के नजरिए से। वेट, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। मतलब अगर ज्यादा पुट खरीदे जा रहे हैं तो लोग डर रहे हैं और मार्केट बेरिश होना चाहिए ना। इसे कॉन्ट्रेरियन और सेलर के पर्सपेक्टिव से क्यों देखते हैं हम? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है, तो जो इंस्टीट्यूशंस ऑप्शन सेल कर रहे हैं उनका कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है मार्केट में। अगर पीसीआर 1 से कम है, इसका मतलब है ऑप्शन सेलर्स कॉल्स ज्यादा बेच रहे हैं, यानी वो उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए बेरिश सिग्नल बनता है। और अगर पीसीआर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब सेलर्स पुट्स ज्यादा बेच रहे हैं, उन्हें लगता है मार्केट होल्ड करेगा या राइज होगा। इसलिए जब पीसीआर ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको बुलिश सिग्नल माना जाता है। समझ गई, पूरा पर्सपेक्टिव का खेल है ये। तो आप स्लाइड 13 और 14 पर इस गहराई से विश्लेषण को सिंथेसाइज करते हैं। अगर इन सारी स्ट्रैटेजीज को एक मैट्रिक्स में रख दें तो जब मार्केट व्यू बुलिश हो तो रिस्क कंट्रोल के लिए बुल कॉल स्प्रेड ठीक है। सही है। जब व्यू बेरिश हो तो बेर पुट स्प्रेड। अगर व्यू वॉलेटाइल हो और डायरेक्शन का पता ना हो तो लॉन्ग स्ट्रैडल। और अगर व्यू एकदम न्यूट्रल हो तो शॉर्ट स्ट्रैंगल। और अगर पोर्टफोलियो पर हेज्ड या इनकम व्यू हो तो कवर्ड कॉल। परफेक्ट मैट्रिक्स। एक छोटा सा कंसेप्चुअल रिव्यू करते हैं उन निवेशकों के लिए जो आगे चलकर इस मार्केट को हैंडल करेंगे। सोक्रेटिक क्विज टाइप का। हाँ, पूछे। अगर किसी स्ट्रैटेजी में लोअर स्ट्राइक कॉल बाय कर रहे हैं और हायर स्ट्राइक कॉल सेल कर रहे हैं, तो लॉजिक क्या कहेगा? ये क्या है? लॉजिक सीधा बुलिश स्प्रेड की तरफ इशारा करेगा, क्योंकि नीचे की स्ट्राइक खरीदने का मतलब तेजी की उम्मीद है और ऊपर की बेच का सिर्फ कॉस्ट कम की जा रही है। गुड। और अगर हेज्ड पोजीशन की बात आए, जहां डाउनसाइड रिस्क पूरी तरह बंद हो, जैसे कवर्ड कॉल, शॉर्ट स्ट्रैडल और प्रोटेक्टिव पुट में से क्या बेहतर है? वहां प्रोटेक्टिव पुट ही सही जवाब होगा एग्जाम में। वही कार इंश्योरेंस वाला लॉजिक जहां बेस एसेट बचा रहता है और रिस्क कंप्लीटली कैप्ड होता है। ठीक है। और एक और लॉजिक चेक, पुट कॉल पैरिटी किन चीजों के बीच का रिलेशन बताती है? ये रिलेशन बताती है एक ही स्टॉक के कॉल और पुट ऑप्शंस के बीच, जिनकी स्ट्राइक प्राइसेस सेम हो और मैच्योरिटी यानी एक्सपायरी डेट भी सेम हो। अगर स्टैंडर्ड सेम नहीं होगा तो पैरिटी का तराजू काम नहीं करेगा। आखिरी रिव्यू सवाल, वो कौन सी सिचुएशन है जो बताती है कि अंडरलाइंग स्टॉक में तेजी आने वाली है, यानी बुलिश ट्रेंड है? अभी हमने ट्रेंड मैट्रिक्स में इसको डिकोड किया था। राइजिंग फ्यूचर्स प्राइस के साथ जब राइजिंग ओपन इंटरेस्ट दिखे, इसका मतलब फ्रेश पैसा तेजी की तरफ लग रहा है, जो एक क्लियर बुलिश ट्रेंड है। परफेक्ट। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स का आखिरी निचोड़ क्या निकलता है? स्लाइड 15 पर NISM जैसी टेक्निकल स्टडी 3 मुख्य स्तंभों या पिलर्स पर खड़ी है। पहला पिलर है रिस्क इज ट्रांसफॉर्म्ड नॉट एलिमिनेटेड। फ्यूचर्स डायरेक्ट एक्सपोजर देते हैं, हेजिंग सिर्फ रिस्क को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मैथमेटिकली शिफ्ट करती है, और आर्बिट्राज थियोरेटिकल मिस प्राइसिंग को रिस्क फ्री प्रॉफिट में बदलता है। दूसरा पिलर है आर्किटेक्चर डिफाइंस आउटकम। ऑप्शंस की नॉन लीनियर प्रॉपर्टी लोगों को मल्टीलेग स्ट्रैटेजीज जैसे कॉलर्स और बटरफ्लाइज बनाने की आज़ादी देती है। इस आर्किटेक्चर से एग्जैक्ट बाउंडेड रिस्क और रिवॉर्ड पैरामीटर्स स्कल्प्ट किए जा सकते हैं। और तीसरा पिलर है डेटा ड्राइव्स सेंटिमेंट।
सिर्फ प्राइस देखना काफी नहीं है। फूटेक, ओआई, डायनामिक डेल्टा हेजिंग और कंट्रेरियन पीसीआर जैसे टूल्स के जरिए ही मार्केट के अंडरकरंट और माइक्रो स्ट्रक्चर को सच में डिकोड किया जा सकता है। इन 3 पिलर्स पर डेरिवेटिव्स की पूरी बिल्डिंग टिकी है। आज हमने सारी कैलकुलेशंस और लॉजिक से ये समझा कि आर्बिट्राज कैसे काम करता है और पोर्टफोलियो को डेल्टा न्यूट्रल रखकर तराजू कैसे बैलेंस होता है। ये सारी ट्रिक्स इंसानों ने सालों की मेहनत से सीखी हैं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। क्या सवाल है? जिस तेजी से दुनिया बदल रही है ना, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सुपर कंप्यूटर्स के जरिए माइक्रोसेकंड लेवल पर बिना रुके, बिना थके मार्केट की ऐसी सारी मिसप्राइसिंग ठीक करने लगेंगे, तो क्या आने वाले वक्त में एक ह्यूमन ट्रेडर के लिए रिस्क फ्री आर्बिट्राज नाम की कोई चीज बचेगी भी? हाँ, या कंप्यूटर्स किसी इंसान के पलक झपकाने से पहले ही पैरिटी का सारा फायदा उठा लेंगे और लोग सिर्फ मॉनिटर पर फॉर्मूलाज देखते रह जाएंगे? वैसे ये सोचने वाली बात तो जरूर है। मशीन वर्सेस ह्यूमन आगे जाकर डेरिवेटिव्स मार्केट को पूरी तरह बदल सकता है। इसी ख्याल और मार्केट के इस बदलते रूप पर सोचते हुए जो भी लोग डेरिवेटिव्स मार्केट की डीप स्टडी कर रहे हैं या NISM जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आगे के सफर के लिए बहुत शुभकामनाएं। कीप स्टडिंग, कीप एनालाइजिंग।